को समझिए कि ये जो पूरा नीला इलाका है, यहाँ पर पश्चिम बंगाल है भारत का, और इधर भारत के जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो हैं। ये इलाका आज की डेट में अगर आप देखें, जो ब्लू से ये ब्रिज बना हुआ एक प्रकार का आपको दिख रहा है, ये 60 किलोमीटर लंबा और 22 किलोमीटर वाइड एरिया, जिसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक के नाम से जाना जाता है, ये भारत को आज की डेट में भारत के जितने भी नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं सिर्फ उनसे कनेक्ट नहीं करता, बल्कि भारत के नॉर्थ ईस्टर्न इलाकों में, खास करके उन राज्यों में जिनका बाउंड्री चीन के साथ है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की, वहाँ पर उस एरिया में भारत ने अपने मिलिट्री सप्लाई लाइन्स भी बनाए हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस एरिया में खेल क्या है। खेल ये है सबसे बड़ा कि अगर आप चीन को देखें तो ये चीन की टेरिटरी है, चीन से सटा हुआ भूटान है, और ये भूटान और चीन के बगल में पूरा का पूरा भारत का सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी कि चिकन नेक है। 2017 की बात है कि 2017 में चीन ने एक क्राइसिस किया था भूटान की टेरिटरी में घुसकर, जिसको हम डोकलम क्राइसिस के नाम से जानते हैं। आप ये चीन का एरिया देखिए ध्यान से, और ये भूटान का एरिया देखिए। ये जो नीला एरिया हाईलाइटेड है यहाँ पर, इस नीले एरिया को हम लोग डोकलम एरिया कहते हैं, जो कि भूटान में है। इस डोकलम एरिया के पास ये जो डॉटेड एरिया है चाइना का, इस एरिया को हम लोग कहते हैं चुंबी वैली। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि चाइना ने चुंबी वैली में 2017 में घुसकर 2017 में वहाँ से बैठकर इस डोकलम घाटी के अंदर डोकला रेंज के पास बैठकर कुछ सड़कें बनाई। भारत ने जब इस सड़कों को आइडेंटिफाई करके तुरंत रोकने की कोशिश करी तो चीन ने उस समय एक नेगोशिएशन लंबी सी कर पहली बात तो सड़क को रोका, लेकिन सड़क को रोकने के बाद वो सिर्फ सड़क के कार्य को छोड़कर चले नहीं गए। भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO, जो सैटेलाइट इमेजरी इंटेलिजेंस गैदर करती है, उसकी अगर हाल की लेटेस्ट रिपोर्ट देखें तो उस रिपोर्ट में बताया गया है कि इस डोकलम घाटी में आज की डेट में चाइना ने सबसे पहली बात तो 13 आज की डेट में मिलिट्री पोजीशंस बनाए हुए हैं। ये 13 मिलिट्री पोजीशंस में से इनके पास 5 एडवांस्ड एयर डिफेंस बेसेस इस डोकलम घाटी में हैं। यहाँ पर 5 हेलीपोर्ट्स हैं और 3 एयर बेसेस हैं। तो ये जो 13 मिलिट्री पोजीशंस चाइना ने यहाँ पर इस डोकलम घाटी में बनाई हुई है, ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि ये अगर आप देखें तो चुंबी वैली से, ये डोकलम घाटी से चाइना पहली बात तो इस पूरे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर एक नज़र रख के बैठा है। अब सवाल ये उठता है कि चाइना को ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर नज़र रखने की क्या आवश्यकता है। एक जनरल पैरेलेंस में हम ये कहते हैं कि चाइना सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर नज़र इसलिए रख के बैठा है क्योंकि वो भारत के नॉर्थ ईस्ट के इलाके में हमारे पूरे के पूरे गेम को वहाँ पर अंडरकट करके भारत के नॉर्थ ईस्ट को अलग करना चाहता है। पर ये एक बड़ी रूडिमेंट्री सी अंडरस्टैंडिंग है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग पूरी नहीं है। आपको ये चाइना के गेम को डोकलम घाटी में समझने के लिए एक व्यक्ति को समझना पड़ेगा जो कि एक जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट था, और उस एनालिस्ट का नाम था हेल्फोर्ड मैकिंदर। हेल्फोर्ड मैकिंदर जो है, उसने एक बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी दी थी आज से लगभग 100 साल पहले। उस थ्योरी का नाम था बेसिकली हार्टलैंड थ्योरी। वो थ्योरी में एक बड़ी दिलचस्प बात बोली गई। जो भी जियोपॉलिटिक्स को पढ़ते हैं और कोई किताबें यदि आप कभी पढ़ें तो आप देखेंगे कि उस हार्टलैंड थ्योरी में जो ये पॉइंट बोला गया, उस गेम को अगर आप समझे तो आपको समझ आएगा कि चीन यहाँ कर क्या रहा है। हार्टलैंड थ्योरी ये बोलती है कि कोई भी देश अगर मान लीजिए किसी भी लैंड चोक पॉइंट को कंट्रोल कर ले, तो वो लैंड चोक पॉइंट को कंट्रोल करके पूरे रीजन में अपना दबदबा बना सकती है। अब इस थ्योरी को अप्लाई होते हुए यहाँ पर देखिए, ये है लैंड चोक पॉइंट। जैसे आज की डेट में हम लोग कहते हैं कि मैरीटाइम लेवल पर, समुद्री लेवल पर चोक पॉइंट्स होते हैं, इसको चोक पॉइंट कहा जाता है, क्योंकि यदि मान लीजिए चीन ने इस इलाके को चोक करके रोक दिया तो सबसे पहली बात होगी कि नो डाउट भारत का जो नॉर्थ ईस्ट का पूरा हिस्सा है उससे भारत बिल्कुल कट जाएगा। लेकिन चाइना का गेम वो नहीं है। चाइना का गेम है यहाँ पर इस चोक पॉइंट के ऊपर अपना दबदबा बनाना, ताकि वो इस चोक पॉइंट के थ्रू पूरे रीजन पे दबदबा बना पाए। रीजन में एक जगह पर भूटान है, दूसरी जगह पर बांग्लादेश है और तीसरी जगह पर नेपाल है, और बांग्लादेश के नीचे पूरा का पूरा जो है समुद्री इलाका है जिसको हम बे ऑफ बंगाल कहते हैं, और बे ऑफ बंगाल के इस साइड पर म्यांमार है जहाँ पर चीन की प्रेजेंस इस समय ऑलरेडी है। तो चीन का अगर आप सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नज़रिए को देखें तो पहली बात उसको एक्सप्लेन करने के लिए हेल्फोर्ड मैकिंदर की हार्टलैंड थ्योरी हमें समझाती है कि चीन का उद्देश्य ये है कि वो इस इलाके में अपना दबदबा और कब्जा बनाने के बाद इस पूरे के पूरे रीजन में, जिसमें नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और बे ऑफ बंगाल है, उस इलाके में सबसे पहली बात अपना डोमिनेंस बनाना चाहती है। अब सवाल ये उठता है कि वो चाइना इस इलाके में अपना डोमिनेंस बनाना क्यों चाहती है? वो इसलिए अपना डोमिनेंस बनाना चाहती है, उसके 2-3 कारण हैं। सबसे पहली
बात है कि भारत के जो नॉर्थ ईस्ट के इलाके हैं उन इलाकों में आज की डेट में बहुत सारा तेल है। भारत ने आज तक उस तेल को बहुत अग्रेसिव लेवल पर डिस्कवर नहीं किया है, वो हमारे लिए रिजर्व ऑयल है। तो चाइना को ये बात पता है कि भारत का जो नॉर्थ ईस्ट में ऑयल का रिजर्व है, उस ऑयल के रिजर्व को अगर भारत को हमें डिप्राइव करना है तो इस इलाके में दबदबा नंबर 1 बनाना होगा। नंबर 2, आज की डेट में भारत 2014 से जिस प्रकार से अग्रेसिव लेवल पर नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर का क्रिएशन, एयरपोर्ट का क्रिएशन, रेलवे लाइन का क्रिएशन, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है, चाइना को उससे ये बात समझ आ रही है कि यहाँ पर पूरे मिलिट्री सप्लाई लाइंस भारत के स्ट्रेंथन हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। जितने भारत के मिलिट्री सप्लाई लाइन स्ट्रेंथन होंगे, बढ़ेंगे, चाइना को ये बात समझ आ चुकी है कि उससे उनको उतनी ही दिक्कत होगी, क्योंकि उनका जो काउंटर है वो इस इलाके से भारत अग्रेसिव लेवल पर कर पाएगा। तीसरा सबसे बड़ी बात यह है कि आज आप जानते हैं कि भारत, अमेरिका और अन्य देश जो हैं, वेस्टर्न कंट्रीज जितनी भी हैं, वो पूरे के पूरे इंडियन ओशन से लेकर अरेबियन सी एक जगह पर और बे ऑफ बंगाल एक जगह पर पूरे इलाके में पहली बात तो अपनी प्रेजेंस को बढ़ा रहे हैं। चाइना को ये बात पता है कि अगर बांग्लादेश के नीचे का जो बे ऑफ बंगाल का इलाका है, उस इलाके में यदि मान लीजिए कि अमेरिका का प्रेजेंस कल को बढ़ जाता है तो अमेरिका को एक वाटर फ्रंट मिल जाएगा चीन को काउंटर करने के लिए। और अमेरिका को अगर आज की डेट में चीन को काउंटर करने के लिए एक वाटर लेवल पर फ्रंट मिला तो जाहिर सी बात है कि पूरे रीजन का डोमिनेंस फिर अमेरिका और भारत मिलके करेंगे। गेम फिर समझ लीजिए यहाँ पर रीजनल डोमिनेंस का है, गेम सिर्फ ये मिलिट्री सप्लाई लाइंस को कट करने का नहीं है। इसके साथ साथ अगर हम आज की डेट में देखें तो भारत का खुद का इंडियन ओशन में जिस प्रकार से रीजनल डोमिनेंस का गेम चल रहा है, जिस प्रकार से भारत मॉरिशियस से लेकर अन्य जितने भी आइलैंड स्टेट्स हैं और अपनी नेवल मॉडर्नाइजेशन को अग्रेसिव लेवल पर कर रही है, चाइना ये बात जानता है कि भारत भी अपने आप को इंडियन ओशन में अरेबियन सी से लेकर बे ऑफ बंगाल तक इस पूरे इलाके में अपने आप को डोमिनेट करना चाहती है। लेकिन ये गेम यहीं नहीं रुकता। सबसे बड़ी बात यह है कि क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसको क्वाड के नाम से जानते हैं, इंडो पैसिफिक, इसके साथ साथ आज की डेट में जो भारत का पूरा ईस्टर्न कोस्ट पे यानी कि बे ऑफ बंगाल के पास जो हमारे स्पेस बेस्ड एसेट्स हैं वो, और साथ ही में नॉर्थ ईस्ट के थ्रू जो भारत को आज की डेट में साउथ ईस्ट एशियन देशों के साथ एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत इंगेज करना है, तो भारत के लिए ये पूरा इलाका उसके रीजनल डोमिनेंस का गेम है, लेकिन चीन के लिए उसके हिसाब से ये उसका रीजनल डोमिनेंस का गेम है। फिर ध्यान से समझिए, मैं फिर इस पॉइंट को दोहराऊंगा कि भारत और चीन आज की डेट में अगर इस एरिया में कोई लड़ाई लड़ रहे हैं तो वो लड़ाई सिर्फ रीजनल डोमिनेंस की है कि इस रीजन के थ्रू इस पानी से लेके इस लैंड फ्रंटियर पर डोमिनेट कौन करेगा। हेल्फोर्ड मैकिंदर हार्टलैंड थ्योरी मत भूलिएगा, ये आपके सामने डे टू डे लेवल पर रोज एग्जीक्यूट होते हुए आपको दिख रही है। अब सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि भारत आज की डेट में अपने रीजनल डोमिनेंस को यहाँ पर बनाने के लिए पहली बात तो क्या क्या कदम उठा रहा है। अब आप इस चीज़ को समझने के लिए पहली बात देखिए कि भारत के रीजनल डोमिनेंस को कम करने के लिए इस इलाके में मणिपुर में पहली बात तो एक क्राइसिस हुआ। उस क्राइसिस को स्टेबलाइज करने के लिए मणिपुर में भारत ने प्रेसिडेंट रूल लगाकर आर्मी को भेजकर ऑपरेशन ऑल आउट के तहत मणिपुर के अंदर पहली बात तो स्टेबिलिटी का कार्य आज की डेट में चल रहा है। दूसरी जगह पर भारत ने आज की डेट में ये जो बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा है, उस सीमा पर अराकन आर्मी को स्ट्रेंथन करके रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने अराकन आर्मी को वहाँ पर एक स्टेबलाइजिंग फोर्स बनाकर क्रिएट कर दिया है। इसके साथ साथ अभी जो हाल ही में अनफॉर्चुनेट म्यांमार में एक भूकंप आया और उस अर्थक्वेक के तहत जो भारत ने सबसे पहले एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तहत जो रिलीफ मटेरियल प्रोवाइड किया, वो चाइना से पहले हमने प्रोवाइड किया। तो म्यांमार में वो रिलीफ मटेरियल के तहत हम लोग आज की डेट में म्यांमार की सरकार के साथ एक पॉजिटिव सेंटीमेंट के बेसिस पे म्यांमार में अपने प्रेजेंस को अब अर्थक्वेक के बेसिस पे स्ट्रेंथन कर पाएंगे। चौथा, आज की डेट में आप देख रहे हैं कि नेपाल में चाइना के गेम को अंडरकट करने के लिए नेपाल में जो आज की डेट में वहाँ का राजा है, उस राजा को लेके जिस प्रकार से पूरी एक मुहिम चल रही है, उस मुहिम के तहत चाइना की प्रेजेंस को यहाँ पर फिर से अंडरकट किया जा रहा है। इसके साथ साथ भारत आज की डेट में नेपाल से लेकर पूरे सिक्किम के इलाके में, क्योंकि यहाँ पर इस इधर एरिया में सिक्किम है, तो भारत का जो सिक्किम है और नेपाल से सटा हुआ जो पूरा इलाका है, उस इलाके में जितने भी टिबेटियन लोग हैं वहाँ पर भारत अग्रेसिव लेवल पर एक बुद्धिज्म का गेम खेल रहा है। आने वाले समय में आप ये भी देखेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री की मुलाकात दलाई लामा से भी होने वाली है। वो एक सिग्नल होगा यहाँ पर चाइना को कि देखिए हमारे पास अपने सॉफ्ट पावर टूल्स भी हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि इस भारत के गेम को अंडरकट करने के लिए बांग्लादेश कोई कम नहीं है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस ने कोई कसर नहीं छोड़ी है कि वो एजेंडा चाइना का चलाए। तो मोहम्मद यूनुस इस समय चाइना के बिहाफ पर क्या गतिविधियां कर रहा है। मोहम्मद यूनुस इस समय सिर्फ चाइना के लिए उसने ये स्टेटमेंट नहीं दी है जिसको हमने अभी देखा। इस स्टेटमेंट के साथ साथ एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ ये भी है कि बांग्लादेश बहुत लंबे समय से पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट को डिस्टेबलाइज करने के लिए डेमोग्राफिक लेवल पर लगा हुआ है। आज की डेट में हुआ क्या है कि बांग्लादेश के अंदर अंसारुल बंगला टीम, हिजबुल तहरीर और
यहाँ पर जितने भी दूसरे ग्रुप हैं, जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश जैसे, ये सारे ग्रुप पहले क्या कर रहे हैं, सबसे पहली बात कि ये सलाफ़ी इमाम्स जो हैं उनको बेसिकली ट्रेन कर रहे हैं। तो आज की डेट में अंसारुल बंगला टीम, हिज़्बुत तहरीर, इसके साथ साथ जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश, ये लोग क्या कर रहे हैं कि जितने भी बांग्लादेश के अंदर सलाफ़ी इमाम हैं उन लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, और वो ट्रेन करके ग्रेजुअली बॉर्डर के पार बांग्लादेश से यहाँ पर भारत के बंगाल में भेज रहे हैं। बंगाल में मुर्शिदाबाद से लेके मालदा से लेकर 24 परगनास जितने भी ये ज़िले हैं, इन ज़िलों में आज की डेट में ये सलाफ़ी इमाम यहाँ पर पहुँचकर सबसे पहली बात क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पर सारे के सारे मुसलमानों को रेडिकलाइज़ कर रहे हैं। रेडिकलाइज़ किस प्रकार से कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि देखिए हमें मास प्रोटेस्ट करना है, मास प्रोटेस्ट आप करोगे, भारत की सरकार आपके ऊपर कोई कदम उठाएगी, उसके बाद आपको विक्टिम कार्ड खेलना होगा। और अब इन लोगों को एक बहाना आज की डेट में नया मिल जाएगा, जो वक्फ अमेंडमेंट पास हुआ है। पूरे भारत लेवल पर आप देखेंगे कि कुछ राजनीतिक वर्गों के समर्थन के साथ अब ये लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे। जैसे राजनीतिक वर्ग जितने भी हैं वो बने इन्हीं लोगों के बेसिकली वेलफेयर के लिए हैं। तो ये आज की डेट में एक प्रोटेस्ट पूरे भारत में और प्लस इस एरिया में वाइडन होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो छोटे छोटे इस्लामिक कैलिफेट्स हैं जो इनको बनाने हैं, वो इन इस्लामिक कैलिफेट्स को बनाने की प्रक्रिया को ये लोग चालू करके अंजाम देंगे। अब सवाल ये उठता है कि इस कॉन्टेक्स्ट में भारत को क्या कदम उठाने चाहिए। सबसे पहला कदम भारत को ये उठाना चाहिए कि पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट में NRC करने की आवश्यकता है। एक नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स नॉर्थ ईस्ट से लेकर आसाम से होते हुए पूरे पश्चिम बंगाल में बनाने की आवश्यकता है। बंगाल से लेकर पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर जितने भी इलीगली आए हुए ये बांग्लादेशी हैं यहाँ पर, इनको आइडेंटिफाई करके इनको उखाड़ के वापस फेंकना। इसी कारण से आप देखिए कि भारत की सरकार जो है एक इमिग्रेंट्स बिल को भी लेके आई है। इस इमिग्रेंट्स बिल के तहत यहाँ पर ये सारी प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। बांग्लादेश की इस प्रक्रिया को जो अंजाम ये लोग दे रहे हैं उसको नाकाम करने के लिए सिर्फ इमिग्रेंट्स बिल और NRC आवश्यक नहीं है, बल्कि यहाँ पर आज की डेट में जो इंटेलिजेंस ब्यूरो का प्रेजेंस है वो ग्रेजुअली बढ़ चुका है। और बढ़ने के कारण क्या हुआ है कि जितने भी ये मदरसे हैं इनके अंदर इंटेलिजेंस ब्यूरो इन्फिल्ट्रेट करके देख रही है कि वो रेडिकलाइजेशन किस प्रकार से कर रहे हैं। आने वाले समय में देखिए ये तो चीज़ तय है कि जो पश्चिम बंगाल की सरकार है उसके चंद दिन बचे हैं, वो जैसे ही हटेगी तो पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर भी एक नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन NRC होगा, जो कि वहाँ अभी इनकम्बेंट सरकार बिल्कुल मना करके बैठी है। जाहिर सी बात है क्योंकि उनके वहाँ पर वोट बैंक है जिसका वो समर्थन लेती है। और एक लॉन्ग रन में भारत के पास एक बहुत बड़ा टूल है इस समय कि यदि मान लीजिए इन सारी प्रक्रियाओं के बाद भी अगर कोई गतिविधियाँ अंजाम इस प्रकार से आगे बढ़ती गई और बांग्लादेश अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, तो यहाँ पर गौर कीजिए, ये बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश का सबसे नॉर्दर्न इलाका है। और ये जो डॉटेड इलाका मैंने बांग्लादेश का मार्क किया है इसको कहते हैं रंगपुर। रंगपुर जिला जो है ऐतिहासिक तौर से भारत का हिस्सा था। आने वाले समय में आप ये देखेंगे कि यदि बांग्लादेश अपनी गतिविधियों से हरकतों से बाज नहीं आया तो भारत इस पूरे रंगपुर को पहली बात तो तोड़ देगी। और जैसे ही ये रंगपुर टूटेगा, ये भारत के साथ जैसे ही मर्ज करेगा, तो आप देखेंगे कि ये जो चिकन्स नेक का जो पूरा कॉरिडोर है, ये कॉरिडोर पूरा बड़ा हो जाएगा। क्योंकि ये जो रंगपुर का इलाका है, यदि ये भारत के कंट्रोल में आ गया तो ये नॉर्दर्न बांग्लादेश का पार्ट जो है ख़त्म होने के बाद जब ये भारत से मर्ज कर जाएगा तो इस एरिया में एक बड़ी प्रेजेंस भारत की आ जाएगी। और आज की डेट में उस प्रेजेंस के बाद एक चीज़ तो तय होगी कि इस इलाके में भारत की सेना की अगर प्रेजेंस हो जाती है तो यहाँ पर एक आईबॉल टू आईबॉल कॉन्फ्रंटेशन के तहत हम लोग चीन को यहाँ पर चेक करके काउंटर कर पाएंगे। तो मोहम्मद यूनुस चाहे जो मर्जी कह ले, उसके दिन वैसे भी यहाँ पर लिमिटेड हैं। जितने दिन बचे हैं अंत में जाते जाते वो बेसिकली फड़फड़ा रहा है, कोई फ़र्क पड़ता नहीं। गेम यहाँ पर आपको समझ आ गया, गेम है यहाँ पर रीजनल डोमिनेंस का। धन्यवाद।